के जो प्रमुख कारण थे उनके बारे में बात करेंगे। जो कारण क्या क्या थे इसके क्रांति होने का, ऐसी घटना क्यों घटी जो एक 1857 की क्रांति का रूप ले लिया, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों आगे अपन। कि इस क्रांति का एक कारण तो ये भी था। अपन बात करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछता है क्रांति के प्रमुख कारण क्या था, तो ध्यान रखना क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण क्या था उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको पूछता है कि प्रमुख कारण, कि उस समय ब्रिटिश सहायक संधियों के तहत अपने जो देशी राजपूत शासक थे वह अंग्रेजों के अधीन हो गए थे और उन्होंने इन सहायक संधियों के माध्यम से इन अंग्रेजों के क्या बन गए थे, गुलाम बन गए थे। इस प्रकार से ये अंग्रेज राजपूत शासकों को किसी भी प्रकार से काम ले सकते थे। तो इन अंग्रेज शासकों ने इन राजपूत शासकों के साथ दुर्व्यवहार किया और इन्होंने अपने भू राजस्व में नई नीतियां बनाई, उनमें काफी परिवर्तन किया और उनमें परिवर्तन करने के बाद नई भू राजस्व नीति बना करके इन किसानों के ऊपर क्या किया, दुराचार किया। इस प्रकार से जो राजपूत शासक और सामंतों में क्या हो गया, असंतोष की भावना पैदा हो गई। इसका रीजन था कि जो किसानों के माध्यम से सामंतों के पास जो कर आ रहा था और सामंतों के माध्यम से राजा के पास जो कर आ रहा था वो क्या हो गया था, रुक गया था। इस कारण से राजपूत शासकों और सामंतों ने इन दोनों के अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई और इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह क्या हुआ, एक क्रांति का रूप ले लिया था। तो इसका जो प्रमुख कारण क्या था, शासकों व सामंतों में असंतोष। नंबर 2 बात करते हैं दोस्तों हम तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति का तो तत्कालीन कारण था इसका चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ये चर्बी वाले कारतूस क्या थे, इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों को। कि चर्बी युक्त कारण, कि जब लॉर्ड कैनिंग 1956 ईस्वी के अंदर भारत का नया गवर्नर बनकर आया था तो इन्होंने एक बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस को परिवर्तन करके एक नई राइफल देता है, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस डाले जाते थे, उन कारतूसों के ऊपर जो लेप लगा हुआ था, जो लेप था वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ था। इस प्रकार से इन सैनिक छावनी में जो क्रांतिकारी थे, सैनिक थे, उनको इस बात का पता लग गया कि जो एनफील्ड राइफल में जो बारूद का प्रयोग कर रहे हैं उस पर जो लेप लगा हुआ है वह गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। इस प्रकार से जो छावनियों के अंदर जो सैनिक थे वह हिंदू और मुस्लिम थे,
दोनों के अंदर आपस में क्या हुआ, विद्रोह किया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारा क्या हो रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और इन्होंने क्या किया, इन अंग्रेजों का विरोध किया और जो एनफील्ड राइफल में डलने वाले जो कारतूस थे उनको क्या कर दिया, प्रयोग करने से मना कर दिया था। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका तत्कालीन कारण था चर्बयुक्त कारतूसों का प्रयोग। देखो एक बंदूक थी, इस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। और ब्राउन बेस क्या था, ये देसी कट्टा था। ये क्या था, देसी कट्टा। ठीक है, जैसे लॉर्ड कैनिंग भारत का नया गवर्नर जनरल बनकर आता है तो इस ब्राउन बेस की जगह एक नई बंदूक देता है इन सैनिकों को। उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल थी, एनफील्ड राइफल। तो मित्रों को बात करते हैं कि इस एनफील्ड राइफल में जो लगने वाले कारतूस थे, जो बारूद था, इन कारतूसों में जिस एनफील्ड राइफल थी नई वाली, इसके अंदर, इन कारतूसों के अंदर क्या था, गाय और सुअर की चर्बी थी, उसका लेप लगा हुआ रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन यहां पे जो सैनिक थे उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था और इस प्रकार से यहां पर छावनी में विद्रोह किया। भारत में सर्वप्रथम इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से जो मना किया था, एक छावनी थी बुरहानपुर। बुरहानपुर छावनी है, ये कहां पे पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ती है। तो इस बुरहानपुर छावनी के सैनिकों ने 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बुरहानपुर छावनी के सैनिक 26 फरवरी 1857 ईस्वी को इन चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि आपको कभी पूछे कि भारत में सर्वप्रथम में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना सर्वप्रथम में बुरहानपुर छावनी के सैनिकों ने 26 फरवरी 1857 ईस्वी को किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अन्य कारण क्या कहते हैं इसके। इसके बाद जो कारण था, जो नाना साहब थे, ये मराठा पेशवा बालाजी राव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। उनके कोई भी पुत्र नहीं हुआ था, इस कारण उन्होंने नाना साहब को गोद लिया था और इन्हीं को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। लेकिन जो बालाजी राव को अंग्रेजों द्वारा वार्षिक 8 लाख रुपए पेंशन जो दी जाती थी, वह पेंशन नाना साहब को
मिलनी चाहिए। लेकिन बाजीराव की मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेजों ने उनका पुत्र मानने से इनकार कर दिया और जो 8 लाख रुपए पेंशन थी उसको देने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार से नाना साहब ने इन अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी प्रकार यहां पे एक और थी जिसका नाम था झांसी की रानी थी, इसका नाम था लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। और इसका जो बचपन का नाम था वह था मनुबाई। बचपन का नाम क्या था? मनुबाई था। तो दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस के अंदर हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में झांसी में मराठा पेशवा गंगाधर राव के साथ हुआ था। इनकी कोख से उत्पन्न संतान दामोदर नामक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु होती है और रानी लक्ष्मीबाई एक आनंद नामक है, आनंद राव उसका नाम, आनंद को गोद लेती है और अपना दत्तक पुत्र बनाती है और झांसी की राजगद्दी पर बैठाने का प्रयास करती है। लेकिन अंग्रेजों ने इसका क्या किया? विरोध किया और आनंद को झांसी की राजगद्दी पर बैठाने से क्या करते हैं? इनकार करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इनका बहुत विरोध करती है। इसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब दोनों एक साथ एक जगह मिलते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों का विद्रोह करना है और आप दक्षिण में जाओ और मैं उत्तर में जाता हूं। इस प्रकार से नाना साहब उत्तर के अंदर निकलते हैं अंग्रेजों का विरोध करते हुए और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दक्षिणी भारत के अंदर अंग्रेजों का क्या करती है? विरोध करती है। इस प्रकार से दोस्तों नाना साहब सीधे नेपाल चले जाते हैं। इसके बाद वहीं रहते हैं और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के अंदर आ जाती है। यहां पर लक्ष्मीबाई की बेट तात्या टोपे से होती है और तात्या टोपे झांसी की रानी को सैनिक सहायता एवं धन की सहायता करते हैं। इसी प्रकार से इनको क्या करते हैं? धन मिलने के बाद लक्ष्मीबाई क्या करती है? सैनिकों का संगठन बनाती है और एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फुरोज। इस अंग्रेज अधिकारी फुरोज से 18 जून 1858 ईस्वी में 18 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के अंदर अपने घोड़े, इसका एक घोड़ा था जिसका नाम था राजरतन। तो ध्यान रखना कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम जीवन में जब अंग्रेज अधिकारी फिरोज से युद्ध कर रही थी उस समय ये राजरतन नामक घोड़े पर बैठी हुई थी और इस युद्ध भूमि में ही ग्वालियर में 18 जून 1858 ईस्वी को क्या होती है? शहीद हो जाती है और यहीं पर इसकी समाधि स्थल बना हुआ दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं
इससे पहले क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, इसने 1856 ईस्वी में एक अवैध राज्य ये पड़ता था यूपी के अंदर, और अवध का जो शासक था उस समय वाजिद अली शाही। तो दोस्तों इस लॉर्ड डलहौजी ने अवैध के शासक वाजिद अली शाही पर 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाता है और अवैध राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में क्या करता है, मिला लेता है, और वाजिद राय को यहां से अवैध से निकाल देता है, और उसके बाद वाजिद अली शाही यह हैदराबाद के अंदर रहने लग जाता है। इस प्रकार से क्रांति के कारण यह भी रहा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, इसको बोलते हैं गोद निषेध नीति, या इसी को भी बोलते हैं व्यापगत सिद्धांत। तो ध्यान रखना दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी है, इसकी नीति हड़प नीति, इसको बोलते हैं गोद निषेध नीति, इसको बोलते हैं व्यापगत सिद्धांत। ये सभी नीतियां एक ही दोस्तों। इस नीति में क्या होता कि किसी राजा के निसंतान मृत्यु हो जाने पर किसी दत्तक पुत्र को या गोद लिए हुए पुत्र को उसके साम्राज्य पर बिठाने का प्रयास किया जाता था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी गोद लिए हुए पुत्र को अवैध मानते थे, इसलिए उस राज्य को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लेते थे। इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में किसको मिलाते हैं? सतारा को मिलाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी गोद निषेध नीति या हड़प नीति या व्यापगत सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम भारत के 17 राज्यों को 1848 ईस्वी में अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाते हैं। इसके बाद मिलाए थे जयपुर को, झांसी को, बघाट, उदयपुर, अन्य देसी राजाओं को भी इसके अंदर शामिल कर लिया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, जो राज्य हड़प्पने की नीति थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1857 क्रांति के और भी कारण थे, उनके अंदर भी बात करते हैं दोस्तों को।
इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं सामाजिकरण, इसके बाद आर्थिकरण, धार्मिकरण और दमनकारी नीति। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो सामाजिक कारण था, इस क्रांति का सामाजिक कारण यह था कि इन देशी राजाओं पर जो रियासतें थी इनके अधीन वहां के किसानों पर नई भू राजस्व नीति लगाकर उनके ऊपर अत्याचार करने लगे और उनसे अत्यधिक कर वसूलना प्रारंभ कर दिया और इन राजाओं को अपना गुलाम बना लिया था। नंबर 2 दोस्तों, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंदर अपन बात कर रहे थे कि आर्थिक कारण में इन अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है और इन्होंने अपने नस्ल को प्रभावित किया है। इन्होंने कहा कि हम क्या है, गोरे लोग हैं और आप क्या हो, काले लोग हो, इसलिए आप हमारे बरोबर नहीं बैठ सकते हो। इसलिए और इसके बाद इन्होंने भारतीय लोगों को उच्च पदों पर नहीं पहुंचने दिया है। यह भी एक प्रमुख आर्थिक कारण रहा है दोस्तों। इसके बाद था कि भारतीय संस्कृति को इन्होंने बहुत ही दुराचार किया है कि भारतीय जो संस्कृति थी उसके अंदर इन्होंने बहुत ही हानि पहुंचाई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक कारण था, राजनीतिक कारण क्या था कि अपन बात कर रहे थे कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के अंदर आया था 1798 ईस्वी में। तब इन्होंने राजपूत राजाओं के साथ ब्रिटिश सैनिक संधियां करके इनको अपना गुलाम बना लेता है और ये देसी राजा इनके अधीन हो जाते हैं और इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की राजनीतिक थी। उन्होंने अवैध के शासक वाजिद अली शाही पर कुशासन का आरोप लगाकर अवैध राज्य को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और इसके बाद उन्होंने 17 राज्य को अपने गोद निषेध नीति के तहत 1848 ईस्वी में अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों धार्मिक कारण। इस धार्मिक कारण के अंतर्गत अंग्रेजों ने यहां पर ईसाई धर्म को अत्यधिक महत्व दिया है और यहां पर भारत के अंदर इसका प्रचार प्रसार किया गया है। इसके बाद बात करते हैं दमनकारी नीति। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने भारतीय शासकों को यानी भारतीय राजाओं के साथ या देसी राजाओं के साथ बड़ा ही दुराचार व्यवहार किया है। इस कारण से अनेक घटनाओं ने इस क्रांति के रूप में परिवर्तन कर दिया था दोस्तों। आगे बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना कि लॉर्ड डलहौजी है, उसके बाद भारत का जो नया गवर्नर जनरल बन के आया था
उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग सरकार के शासनकाल के दौरान एक घटना घटती है। यह घटना घटती है कब? 29 मार्च 1857 ईस्वी में। और ये घटना क्या थी दोस्तों? भारत के अंदर सर्वप्रथम चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूसों की प्रथम घटना। ध्यान में दोस्तों, चर्बी वाले कारतूसों की प्रथम घटना कब घटित हुई थी? यह घटित हुई थी 29 मार्च 1857 ईस्वी में, जब गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने नया ही परिवर्तन कर दिया, क्योंकि नया आया था और नया परिवर्तन करेगा। इसने क्या परिवर्तन किया कि जो भारतीय सैनिक जो भर्ती हुए थे उनको क्या करता है कि समुद्र से बाहर जाकर युद्ध करने के लिए कहता है। और उन्होंने ऐसा ही किया कि प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें जो भारतीय सैनिक थे वह विदेश में जाकर के युद्ध किया। जैसे बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपनी रिसाला सैनिक टुकड़ी भेजी थी, उसी प्रकार मारवाड़ के अंदर भी अनेक शासक वहां पर युद्ध करने के लिए गए थे, जिनकी आज भी वीर गाथाओं के अंदर याद किया जाता है दोस्तों। तो अपन बात कर रहे थे कि चर्बी युक्त कारतूसों की प्रथम घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को होती है। और ये कहां पर होती है? एक छावनी थी जिसका नाम था बैरकपुरे छावनी। बैरकपुर छावनी कहां पड़ती है? पश्चिमी बंगाल में। इस बैरकपुर छावनी के अंदर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी या पैदल टुकड़ी थी दोस्तों इसमें। तो इसका एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे दोस्तों। इस मंगल पांडे को अंग्रेज अधिकारियों ने काफी परेशान किया और रोज सुबह उठते ही शाम होते ही उसको कहते हैं कि आप जो एनफील्ड राइफल यूज कर रहे हो उसके अंदर जो चर्बी युक्त कारतूस हैं उनका क्या करो? प्रयोग करो। इस प्रकार से मंगल पांडे और इसका सहयोगी था ईश्वरी सिंह पांडे, वो इससे काफी परेशान हो गए कि हम चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर गाय और सूअर का क्या लगा हुआ है? लेप लगा हुआ है। इसलिए क्या होता है? हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। जब इन पर अत्यधिक दबाव डाला गया तब 34वीं रेजिडेंस के सिपाही मंगल पांडे में 2 अंग्रेज अधिकारी थे। एक तो था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था दोस्तों लेफ्टिनेंट हरिसन। इन दोनों के ऊपर मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल से गोलियां चलाई, जिनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है दोस्तों। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, मंगल पांडे को और ईश्वरी सिंह पांडे को दोनों को अंग्रेज अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों इनको वहां पर
जेल के अंदर रखा जाता है। जब इन पर केस चलता है 4-5 दिन, उसके बाद एक अंग्रेज वकील था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इनको फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद दोस्तों इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के परेड मैदान में क्या दी गई? फांसी दी गई। इस प्रकार से दोनों को फांसी देने के बाद इनको उतार लिया जाता है और इनको वहां पर ही जला दिया जाता है। इस प्रकार से भारत के प्रथम शहीद जो कहलाए हैं वो कौन है? मंगल पांडे दोस्तों। और जो मंगल पांडे थे ये उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर के रहने वाले थे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें ये था, जो अभी स्कूल लेक्चर है हिस्ट्री का जो पेपर था सब्जेक्ट का, उसमें आया था कि 1857 क्रांति के दौरान जो मेरठ छावनी है उसकी कमांड कौन कर रहा था? तो उस मेरठ छावनी की कमांड अंग्रेज अधिकारी फिरोज कर रहा था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि बैरकपुर छावनी है, इस बैरकपुर छावनी में